हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में केवीएस पीजीटी इकोनॉमी 2018 क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। साथ ही क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के बेसिस पर हम समझेंगे कि आपसे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस में से कैसे आपने क्वेश्चंस तैयार करने हैं, सही आंसर को आपने कैसे चूज करना है ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। और याद रखिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे अलग अलग एक एग्जाम DSSB, NVS, UGC नेट, यूपी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और अदर सेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके इन क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है, एक बुक है जिसका नाम है इंडिया एन अनसर्टेन ग्लोरी। इस बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक के ऑथर का नाम है जियान ड्रेज एंड अमर्त्य सेन। जियान ड्रेज एंड अमर्त्य सेन है। ये किस बुक के ऑथर है? इनका नाम, इस बुक का नाम क्या है? इंडिया एन अनसर्टेन ग्लोरी। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, अब बताइए फर्स्ट इंडियन जिनको इकोनॉमिक में नोबेल प्राइज मिला। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। फर्स्ट इंडियन जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, उनका नाम क्या था? अमर्त्य सेन। क्या नाम था उनका? अमर्त्य सेन। एक क्वेश्चन आ जाता है कि अमर्त्य सेन को पहली बार, क्योंकि आप जानते हैं कि अमर्त्य सेन पहले इंडियन थे जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, तो इनको कब नोबेल प्राइज मिला था? क्वेश्चन आ जाता है 1998 में। क्वेश्चन आता है कि कब नोबेल प्राइज इनको मिला था? 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनको नोबेल प्राइज किस चीज़ के लिए मिला था, कौन सी थ्योरी, कौन सी बुक के लिए मिला था? तो इनको बेसिकली नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में। किसके लिए? वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि इन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थ्योरी की बात करी थी। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से इतने रेलिवेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि इनमें से कौन, किसकी वजह से या इनमें से कौन सा डिमांड कर में शिफ्ट का कारण नहीं है? आप जानते हैं कि डिमांड कर में शिफ्ट कैसा होता है। जैसे आप जानते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी आता है, यहाँ पे प्राइस आता है, ये होता है डिमांड कर। ठीक है, सपोज पहले आपका डिमांड कर्व ये था, लेकिन अब आपका डिमांड कर्व शिफ्ट कर गया है। तो डिमांड कर्व क्यों शिफ्ट किया गया? डायग्राम को देखिए ज़रा, क्योंकि प्राइस क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ रही है। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी आप क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा कर पा रहे हैं। इस वजह से आपका डिमांड कर क्या कर रहा है? शिफ्ट कर रहा है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा कारण नहीं है जिसकी वजह से डिमांड कर शिफ्ट नहीं करेगी। तो आप जानते हैं डिमांड कर शिफ्ट कब करता है? जब प्राइस कांस्टेंट होता है और चेंज किस में आता है? अदर फैक्टर में। जैसे इनकम में चेंज हो रहा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज हो रहा है, फैशन में चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन चेंज हो रही है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज हो रहा है, तब आपका डिमांड कर्व शिफ्ट करता है। तो आपको बोला है कि किसकी वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं करेगा। तो डिमांड कर्व किस वजह से शिफ्ट नहीं करेगा? प्राइस की वजह से, प्राइस ऑफ पर्टिकुलर गुड। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे यहाँ पे प्राइस आ गया, यहाँ क्वांटिटी आ गया। तो जब पर्टिकुलर गुड का प्राइस चेंज होता है, सपोज प्राइस कम हो गया उस गुड का, तो उस गुड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और जब उस गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो उस गुड की क्वांटिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो चेंज इन प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड की वजह से डिमांड कर्व जो है वो मूव करता है, शिफ्ट नहीं करता। तो ये आंसर क्या हो गया? करेक्ट हो गया। लेकिन इनकम की वजह से, टेस्ट की वजह से, प्राइस और सब्सटीट्यूट गुड की वजह से और कॉम्प्लीमेंट गुड की वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट करता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इनको डायग्रामेटिकली तैयार करना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ, जो डिमांड कर्व में जो मूवमेंट होती है वो कौन सी मूवमेंट होती है? तो डिमांड कर्व में आप देख रहे हैं ना, दो तरीके की मूवमेंट होती है, या तो अपवर्ड मूवमेंट होगी या डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। पूछ लेता है कि डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट को क्या बोलते हैं? अपवर्ड मूवमेंट का मतलब आपको दिख रहा है कि क्वांटिटी कम हो रही है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। लेकिन जब डाउनवर्ड मूवमेंट होगी उसको बोला जाएगा एक्सपेंशन और एक्सटेंशन इन डिमांड। शिफ्ट वाले केस में पूछ लेता है कि अगर डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट, राइट में शिफ्ट कर तो उसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, और अगर लेफ्ट में शिफ्ट कर तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो इतने रेलिवेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, था क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है, अंडर द कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, यानी ऑब्वियसली किसकी बात कर रहा है? लॉन्ग रन की बात कर रहा है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहा है। तो कहता है जब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, तो आपको बता, पूछ रहे हैं कि बताओ लॉन्ग रन के अंदर एवरेज कॉस्ट कर्व का नेचर कैसा होगा। तो आप जानते हैं यहाँ पर क्वांटिटी आती है, यहाँ पे आता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। क्योंकि आपको मैंने बोला ना, रिटर्न्स टू स्केल की बात करो, रिटर्न्स टू स्केल एप्लीकेबल होता है लॉन्ग रन के अंदर। तो वो यही कह रहा है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा बनेगा जब कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा। तो ध्यान करिए, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे बनता था? ऐसे यू शेप्ड बनता था। आप जानते हैं यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता था, क्योंकि कॉस्ट क्या हो रही है यहाँ पे? कम।
और ये इसका मिनिमम पॉइंट है। यहाँ पर कॉस्ट क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी, इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जबकि इस पॉइंट के बाद जो है कॉस्ट बढ़ने लगती थी, उसको बोला जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब उसने यही बोला इस क्वेश्चन के अंदर, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, दिख रहा है। तो जब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर क्या होगा, तो आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं ये मिनिमम पॉइंट पर आ गया, यानी इसकी शेप कैसी होगी, इट इज पैरेलल टू आउटपुट एक्सिस। आउटपुट एक्सिस की क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। क्या अपवर्ड राइज करेगा, नहीं। अगर दिख रहा है ना आपको अपवर्ड राइज करेगा यानी डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है, तो ये तो हो नहीं सकता। डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। और कह रहा है कि बिल्कुल शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की तरह सिमिलर होता है, नहीं, दोनों में सिचुएशन क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, यानी शेप एक जैसी बनती है बट कहीं ना कहीं वहाँ पे रिटर्न्स टू स्केल एप्लीकेबल होता है और यहाँ पे रिटर्न्स टू आपका फैक्टर एप्लीकेबल होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि एक मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म है, वो अपना प्रोडक्शन कब तक बढ़ाएगी। तो एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म आप जानते हैं ना, जहाँ पर यानी ऐसी मार्केट जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और जो सेलर गुड्स बनाते हैं वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। जैसे आप मार्केट में देखेंगे अलग अलग टाइप के मार्केट में बिस्किट आ रहे हैं, बर्बन हो गया, पार्ले जी हो गया, गुड डे हो गया, अलग अलग टाइप के बिस्किट हैं। तो वो ऐसी मार्केट कहलाती है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट, जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं और हर सेलर जो गुड्स बनाते हैं वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। तो ये मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म तब तक प्रोडक्शन करेगी जब तक मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी जब तक मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक हैव बीन एस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। जो रीजनल रूरल बैंक्स बनाए गए थे उसके लिए किसने रिकमेंडेशन करी थी, यानी कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे रीजनल रूरल बैंक्स बने थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसके लिए रिकमेंडेशन दी थी किस कमेटी ने, नरसिम्हम कमेटी ने। किसने दी थी, नरसिम्हम कमेटी ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबी ये कब बने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रीजनल रूरल बैंक का फॉर्मेशन हुआ था 2 अक्टूबर 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रीजनल रूरल बैंक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक का नाम क्या था। तो फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक का नाम था इनका प्रथमा ग्रामीण बैंक। प्रथमा ग्रामीण बैंक पहला जो है रीजनल रूरल बैंक था इंडिया का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि इस टाइम पर जो रीजनल रूरल बैंक है, चेयरमैन से करंट से रिलेटेड डेटा भी पूछता है कि अभी आरआरबी के करंट चेयरमैन कौन है, तो उनका नाम है श्री एल.वी. प्रभाकर। श्री एल.वी. प्रभाकर जो है वो करंट चेयरमैन है किसके, रीजनल रूरल बैंक के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रीजनल रूरल बैंक को क्यों बनाया गया था। तो बेसिकली नरसिम्हम कमेटी ने इसको इस बैंक को क्यों एस्टेब्लिश किया था, वो चाहते थे कि फार्मिंग के अंदर और रूरल कम्युनिटीज़ की क्रेडिट नीड को पूरा करने के लिए, यानी रूरल एरियाज़ में रहने वाले जो फार्मर्स है, जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं, उनकी क्रेडिट नीड को पूरा किया जा सके इसलिए इस बैंक को सेटअप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आज के टाइम पे कितने रीजनल रूरल बैंक है इंडिया में, तो वह है करीबन 56। कितने हैं, 56। ठीक है, इसके अलावा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है नबार्ड से रिलेटेड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ नबार्ड कब बना। तो नबार्ड बैंक कब बना, 12 जुलाई 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नबार्ड बैंक के एस्टेब्लिशमेंट के लिए किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, शिवारमन कमेटी। ठीक है, शिवारमन कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे नबार्ड बैंक बना था। कब बना था, 12 जुलाई 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नबार्ड की फुल फॉर्म बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है NSE नेशनल, बी से हो गया बैंक, तो नेशनल, बी फॉर बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे रीजनल रूरल बैंक के करंट चेयरमैन पूछते वैसे ही नबार्ड के करंट चेयरमैन कौन है, तो उनका नाम है श्री साजी केवी। आपको याद रखना है श्री साजी केवी जो है वो करंट चेयरमैन है किसके, नबार्ड के। तो इतने रेलिवेंट क्वेश्चन जो यहाँ से और बहुत बार आरआरबी और नबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको ये डेटा सेट दे रखा है और बोलता है यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट निकालो। तो आप जानते हैं फिस्कल डेफिसिट, सबसे पहले तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला पता होना, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। और इस रिसिप्ट में हम किसको शामिल नहीं करते, बोरोइंग को, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और हम टोटल रिसिप्ट की बात करें, टोटल रिसिप्ट में क्या आ जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। अब हमें सिंपल इनकी वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए
अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप एक्सपेंडिचर वाले पार्ट को करिए। आपको क्वेश्चन के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे दिया 1,90,000, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया? नहीं। और साथ में बोल दिया टोटल एक्सपेंडिचर। तो जब आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दे रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी दे रहा है, तो आपको रेवेन्यू को भूल जाना है, सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर को इंक्लूड कर लोगे। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी कितना दे रखा है? 2.5 लाख। कितना दे रखा है? 2.5 लाख। उसमें से माइनस क्या करना है? रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या रेवेन्यू रिसिप्ट गिवन है? हाँ। कितनी गिवन है? 1.5 लाख। प्लस कैपिटल रिसिप्ट। अब देखो, डायरेक्ट कैपिटल रिसिप्ट नहीं दे रखी है, डायरेक्ट कैपिटल रिसिप्ट नहीं दे रखी, कैपिटल रिसिप्ट कंपोनेंट दे रखे हैं, जैसे रिकवरी ऑफ लोन कितना है? 35,000। इसके अलावा अदर रिसिप्ट दे रखी है 90,000। लेकिन बोरिंग दे रखी है, बोरिंग इंक्लूड होती नहीं, हमने पढ़ा था ना कि इसके अंदर बोरिंग इंक्लूड नहीं होती। तो अब इनको प्लस कर लो। 2.5 लाख में से आप 1.5 लाख माइनस 35,000 माइनस 90,000 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 35,000। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 35,000। फिजिकल डेफिसिट यहाँ पे क्या आ गया? 35,000। तो इस टाइप के जो है वो जो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ लेता है, बहुत बार पूछा गया है यहाँ से डेफिसिट निकालने को। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की था क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है अकॉर्डिंग टू FRBMA एक्ट, एक FRBMA एक्ट आया था, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो FRBMA एक्ट की फुल फॉर्म होती है F फॉर फिस्कल, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट कब आया था? 2003 में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 2003 में FRBMA एक्ट को लाया गया था और इस एक्ट के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, हमारी केंद्र सरकार थी, उन्होंने एक टारगेट रखा था, उन्होंने सेट किया था कि GDP का 3% जो है वो फिस्कल डेफिसिट रखना है। यानी जब पहली बार इस FRBMA एक्ट को लाया गया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो जीडीपी का 3%, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी जीडीपी का 3% जो है वो फिस्कल डेफिसिट के लिए बेसिकली यूज होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि FRBM एक्ट के हिसाब से जो है वो फिस्कल डेफिसिट टारगेट कितना रखा गया था? 3% ऑफ GDP। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट से पूछ लेता है। जैसे अभी आप जानते हैं कि इस बार 2022-23 का बजट प्रेजेंट हुआ पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, यूनियन बजट जो हमारा आया था। तो क्वेश्चन आ जाता है कि 2022-23 के हिसाब से जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने कितना फिस्कल डेफिसिट टारगेट रखा। जैसे उस टाइम पे 3% ऑफ GDP रखा गया था, तो 2022 के अंदर जो है वो कितना फिस्कल डेफिसिट टारगेट रखा गया? वेरी इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है। वो रखा गया है 6.4% ऑफ GDP। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया तो उसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि इकोनॉमी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए फेवरेबल कंडीशन कब होगी। यानी आप जानते हैं कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यानी जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को जो है वो GM केन्स ने दिया था और केन्स ने बोला था कि कोई भी इन्वेस्टमेंट है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि आप जो लोन ले रहे हैं उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चुका रहे हैं। और दूसरा होता है MEC यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी आपने जो लोन लिया था उसको आपने जब इन्वेस्ट किया तो उस कैपिटल के मार्जिनल एफिशिएंसी के आपको रिटर्न कितना ज़्यादा मिल रहा है। तो केन्स कहते थे कि जब भी इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया जाता है वो इन 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और दूसरा हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कहता है कि इकोनॉमी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए फेवरेबल कंडीशन कब होगी। तो ऑब्वियसली देखिए, फेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कब ज़्यादा होगी। तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कब ज़्यादा होगी? जब लोग इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्टमेंट यानी MEC यानी रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। यानी जितना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करे उससे ज़्यादा अगर रिटर्न मिल रहा है तो कंडीशन फेवरेबल होगी, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन इन्वेस्टमेंट के लिए कब होगी? जब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट रेट से क्या होगा? ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार डायरेक्ट पूछा जाता है। अनफेवरेबल कब होगा? ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट रेट क्या पे कर रहे हो ज़्यादा। तो अगर अनफेवरेबल पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रेट जब MEC से ज़्यादा है। और अगर पूछ लेगा न्यूट्रल कंडीशन, न्यूट्रल का मतलब बराबर है, यानी तो उस केस में MEC किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि जो परेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन है वो किस मार्केट में एग्जिस्ट करती है। तो आपको पता है ना परेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन, ये बेसिकली किसने दिया था? एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था विल्फ्रेडो। उनका नाम क्या था? विल्फ्रेडो परेटो। विल्फ्रेडो परेटो ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। ठीक है, एंड विल्फ्रेडो परेटो क्या बोलते थे कि इकोनॉमी में हम किसी को तब तक बेटर ऑफ नहीं कर सकते जब तक हम दूसरे को
वर्स ऑफ ना करे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को विल्फ्रेडो परेटो ने दिया, जहां पर उन्होंने बोला है कि इकोनॉमी में हम किसी को तब तक बेटर ऑफ नहीं कर सकते जब तक हम किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को वर्स ऑफ ना करें। इसको बोला गया था परेटो ऑप्टिमैलिटी। तो परेट क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि परेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन कौन सी मार्केट में एग्जिस्ट करती है, तो ये एग्जिस्ट करती है सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है आरबीआई के हिसाब से M2 जो है वो किससे मिलकर बना है। तो आप जानते हैं कि आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए 4 कंपोनेंट का यूज़ करता है, M1, M2, M3 और M4। इस क्वेश्चन में किसकी बात की गई है, M2 की। तो M2 निकालने का फॉर्मूला होता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट, कहाँ पर, पोस्ट ऑफिस में, सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो M2 का सही फॉर्मूला क्या हो गया, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट। कई बार देखो, अब यहाँ से आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है। पहला M1 का फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस DD प्लस OD। C इज करेंसी विद पब्लिक, DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, OD इज अदर डिपॉजिट विद RBI। M2 का फॉर्मूला होता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट की बात करता है। M3 का फॉर्मूला होता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स। तो अगर M3 पूछता हो तो आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर सी। और M4 का फॉर्मूला होता है M3 प्लस ऑल डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अगर M4 पहुंचता तो आंसर क्या होता है यहाँ पर, फिर आपका आंसर हो जाता है एनी टाइप ऑफ डिपॉजिट या फिर ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो ये आपको 4 मेजर्स याद रखने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से किस मनी को नैरो मनी बोला जाता है। M1 को नैरो मनी बोला जाता है, किस मनी को ब्रॉड मनी बोला जाता है, M3 को ब्रॉड मनी बोला जाता है। इसके अलावा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है मॉनिटरी बेस और बेस मनी से रिलेटेड, किस मनी को बेस मनी बोलते हैं। तो M0 को बेस मनी या मॉनिटरी बेस मनी बोला जाता है। M0 का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी में, यानी बेसिकली सर्कुलेशन में टोटल मनी। ठीक है, यानी मॉनेटरी मनी या फिर बेस मनी का मतलब क्या है, टोटल करेंसी जो सर्कुलेशन में, यानी वो करेंसी या तो पब्लिक के पास है या फिर सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व पड़ा है, यानी सेंट्रल बैंक रिजर्व है किसके फॉर्म में, कमर्शियल बैंक डिपॉजिट के फॉर्म में, तो वो कहलाता है बेस मनी और मॉनेटरी बेस। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि प्रोफेसर नाइट के हिसाब से प्रॉफिट क्या है। तो इस थ्योरी को जो प्रोफेसर नाइट ने दिया था, प्रोफेसर नाइट के हिसाब से प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब रिवॉर्ड फॉर द एंटरप्रेन्योर फॉर बेयरिंग अनइंश्योरेबल रिस्क, यानी ऐसा रिस्क जिसके बारे में आपने, ऐसा कोई रिस्क है जिसको लेके आपने इंश्योरेंस ही नहीं कराया था, अनइंश्योरेबल रिस्क पे अगर आपको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो प्रोफेसर नाइट के हिसाब से प्रॉफिट क्या है, जो आपको अनइंश्योरेबल रिस्क पर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट हो गया। डायरेक्ट पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को पब्लिश करती है। इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या काम करती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को पब्लिश करती है। तो उसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नेटवर्क। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नेटवर्क बोले या फिर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, और 2022 का भी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स था वो इसी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है करंट अफेयर से यहीं पर कि कौन सी कंट्री है जहां पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा है, सबसे अच्छा है, यानी नंबर 1 कंट्री है जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में है। कौन सी कंट्री जिसकी रैंक 1 है हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो वो कौन सी कंट्री है, फिनलैंड। फिनलैंड कंट्री में सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस है। इसके अलावा पूछ लेता है इंडिया की रैंक क्या रही, इस इंडेक्स के अंदर इंडिया की क्या रैंक रही। तो बहुत बुरी कंडीशन रही हमारी, 146 कंट्री में से इंडिया की रैंक रही 136। क्वेश्चन आ जाता है कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला गया था इस बार इसका थीम क्या था। तो इसका थीम था हैप्पीनेस, बेनिवोलेंस एंड ट्रस्ट ड्यूरिंग कोविड-19 एंड बियॉन्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि इनमें से कौन सा नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में जब नॉट वर्ड भी यूज़ कर रहा है, नॉन टैक्स भी यूज़ कर रहा है, तो यानी वो सिंपल सा पूछ रहा है इनमें से कौन सा नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं है, यानी वो सिंपल सी बात कर रहा है कि कौन सा टैक्स रेवेन्यू है। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप, ये क्वेश्चन जनरली हम बहुत बार गलत करके आते हैं। तो आप जानते हैं इंटरेस्ट रिसिप्ट क्या है, नॉन टैक्स है। डिविडेंड ये भी नॉन टैक्स है। ठीक है, इसके अलावा सरचार्ज एंड सेस ये भी नॉन टैक्स में है।
कौन सा नहीं है? फिजिकल सर्विस। फिजिकल सर्विस जो है वो क्या किसका पार्ट है? ये टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 में कहता है 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? तो आप जानते हैं 15th फाइनेंस कमीशन जिसकी शुरुआत 2020 में हुई, और आप जानते हैं जो फाइनेंस कमीशन होता है वो हर 5 साल के लिए होता है, बट कोविड की वजह से इसको 2026 तक रखा गया। तो 15th फाइनेंस कमीशन जो कि बेसिकली 2020 से 2026 तक चलेगा, इस फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो इस फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है? एन के सिंह। उनका नाम क्या है? एन के सिंह। इसके अलावा क्वेश्चन जो है बहुत बार आता है, पुराना भी पूछ लेता है। जैसे 15 के कौन है? एन के सिंह। पूछता है 14 के कौन है? तो 14 के कौन रहे? वाई वी रेड्डी रहे। 13 के कौन रहे? विजय केलकर रहे। 13 के कौन रहे? विजय केलकर। 14 के कौन रहे? वाई वी रेड्डी। 15 के कौन है? एन के सिंह। 12th फाइनेंस कमीशन के कौन रहे? तो सी रंगराजन। आपको बेसिकली 12, 13, 14, 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के नाम जरूर याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि आईएमएफ जो है वो एसडीआर प्रोवाइड करता है मेंबर कंट्री को, किस रेट पर? तो सबसे पहले हमें यहाँ से कुछ बेसिक क्वेश्चन समझना पड़ेगा। एसडीआर क्या होता है? एसडीआर की फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या होती है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये कोई करेंसी नहीं है, ठीक है। इसको हम बेसिकली पेपर गोल्ड बोलते हैं हम, ये मतलब कोई एक्चुअल करेंसी नहीं है। तो एसडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एसडीआर को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? आईएमएफ। आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब क्वेश्चन कहता है कि आईएमएफ अपने मेंबर कंट्री को एसडीआर प्रोवाइड करती है, किस रेट पर? तो वो प्रोवाइड करती है नॉमिनल और वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करती है, एसडीआर प्रोवाइड करती है, सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं कि आईएमएफ कब बना। तो आईएमएफ का फॉर्मेशन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अब जानते हैं कि आईएमएफ कब बना? 27 दिसंबर 1945 को, ठीक है। उसी टाइम पर वर्ल्ड बैंक का भी फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। अब जानते हैं कि उस टाइम पर यूएसए में ब्रिटेन वुड सिटी के अंदर ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और उस टाइम पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था। इसीलिए क्वेश्चन आ जाता है कि किनको ब्रिटेन वुड ट्विंस बोला जाता है। तो किसको ब्रिटेन वुड ट्विंस बोला जाता है? आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंडिया को जो है बेसिकली वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर बोला जाता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो कई बार इवन यूजीसी नेट में और केवीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि इस एसडीआर के अंदर कौन कौन सी करेंसी शामिल है। तो देखिए, जितनी भी पॉपुलर एंड टॉप मोस्ट या फिर स्ट्रॉन्ग करेंसीज है वो एसडीआर बास्केट के अंदर आती है। तो टोटल 5 करेंसी इंक्लूड है, ध्यान रखना है। एसडीआर के अंदर टोटल 5 करेंसीज आती है। सबसे पहले यूएस डॉलर। क्या क्या आती है? कौन कौन सी करेंसी आती है इसमें? यूएस का डॉलर, यूरो आपका, फिर उसके बाद चाइनीज करेंसी रेनमिनबी, उसके अलावा जापानीज का येन और ब्रिटिश का पाउंड। ये 5 करेंसीज है जो एसडीआर बास्केट के अंदर आती है। कौन सा? यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनमिनबी करेंसी, जापानीज की येन और ब्रिटिश की पाउंड। ये 5 करेंसी मिलकर एसडीआर बनाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, इसको अच्छे से करेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि जब भी मान लीजिए हम चीज़ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पर हम हर एक यूनिट पर फिक्स टैक्स पे करें 20%, यानी हर एक यूनिट पर अगर हम फ्लैट 20% का टैक्स पे करें, वो टैक्स कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है स्पेसिफिक टैक्स। कौन सा टैक्स कहलाता है? स्पेसिफिक टैक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि इनमें से एक्सेस डिमांड से रिलेटेड क्या सिचुएशन सही है। तो पहला कहता है डिमांड इज लेस देन आउटपुट, यानी डिमांड जो है वो आउटपुट से कम है, तो यानी सप्लाई से कम है। सिंपल सी बात है। तो अगर डिमांड सप्लाई से कम है तो डेफिशिएंट डिमांड, क्योंकि एक्सेस डिमांड होगा नहीं, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या यहाँ पर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। तो ए क्या हो गया यहाँ पर? सॉरी, ये वाला उसने क्या बोला? ए क्या है? इनकरेक्ट है, ठीक है। जबकि यहाँ पर ए करेक्ट है, ये भी हट गया और ये भी हट गया। अब देखिए बच्चा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और 4 देखते हैं। दूसरा कहता है इट लीड्स टू डिक्लाइन इन प्राइस इन द लॉन्ग रन। तो अगर एक्सेस डिमांड होगी, तो आप जानते हैं एक्सेस डिमांड होगी, तो एक्सेस डिमांड क्योंकि मनी सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे कहता है प्राइस कम होगा, तो ये वाली बात भी क्या है? यहाँ पर गलत है। तो यानी ए भी गलत है यहाँ पर। और आप देखोगे यहाँ पर ध्यान से, स्टेटमेंट जो है वो ए गलत है यहाँ पर, और बी भी क्या है? गलत है, यानी नीदर ए नॉर बी, दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया यहाँ पर? सही।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुआ? ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि 1 अप्रैल 1935 में जब आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ तो किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी? तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, द हिल्टन यंग कमीशन। क्या नाम था? द हिल्टन यंग कमीशन ने जो है वो रिकमेंडेशन दी थी, जिसके बेसिस पे आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था। आरबीआई बना था आरबीआई एक्ट 1934 से। क्वेश्चन आ जाता है स्टार्टिंग में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ था? तो शुरू में आरबीआई का हेडक्वार्टर था कोलकाता में। और कब था? 1935 में जब बना था उस टाइम पे इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। बट 2 साल बाद ही 1937 में इसको शिफ्ट करके कहाँ कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, जब जिस टाइम पे आरबीआई बना था उस टाइम पे आरबीआई एक प्राइवेट बैंक था, ठीक है। लेकिन बाद में आपको ध्यान रखना है, 1 जनवरी 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया। क्वेश्चन आ जाता है कि आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ? 1 जनवरी 1949, और उस टाइम पे आरबीआई एक गवर्नमेंट बैंक बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर थे, उनका नाम था सर ऑसबोर्न स्मिथ। क्या नाम था उनका? सर ऑसबोर्न स्मिथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये तो ये क्या थे? ये फॉरेन गवर्नर थे, यानी ब्रिटिशर्स के थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर का नाम था सीडी देशमुख। तो इतनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ से याद करनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि अगर प्राइस चेंज हो रहा है, और प्राइस चेंज होने की वजह से प्राइस चेंज हो रहा है, बट एक्सपेंडिचर उस कमोडिटी पे जो हम खर्चा कर रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? कांस्टेंट। तो कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? तो ऐसे में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? 1। और इसको क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और अगर बोले कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में जो चेंज हो रहा है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होगी। अगर सेम डायरेक्शन में चेंज होगी तो इलास्टिसिटी 1 से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो है वो इंडियन पार्लियामेंट में कब पास हुआ था? तो ये पास हुआ था 1951 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।